जब भी हम हमारे बच्चे में ऑटिज्म कंडीशन दिख रही होती है या ऑटिज्म जैसे साइन सिम्टम दिख रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि अब हमारे बच्चे के साथ क्या होगा। एक बहुत बड़ी एंजाइटी बन जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब्री हेल्प सेंटर। आज बात करने वाला हूँ मैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको हर पेरेंट्स को सुनना चाहिए। जब भी हम हमारे बच्चे में ऑटिज्म कंडीशन दिख रही होती है या ऑटिज्म जैसे साइन सिम्टम दिख रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि अब हमारे बच्चे के साथ क्या होगा। एक बहुत बड़ी एंजाइटी बन जाती है। देखिए, जब भी हमारे बच्चे में कुछ कंडीशन दिख रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो अब लाइफ बेकार होने वाली है बच्चे की। या हम कई जगह पढ़ते भी है कि अब हमारे बच्चे के साथ अच्छा नहीं होगा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारी वजह से बच्चा नुकसान हो गया, ये हमने बच्चे के साथ क्या कर दिया, बच्चे के साथ खिलवाड़ कर दिया या हमने बच्चे की लाइफ खराब कर दी। जैसे मोबाइल दिखाते पेरेंट्स या टीवी दिखा रहे होते पेरेंट्स, उसके बाद जब वर्चुअल ऑटिज्म जैसे कंडीशन देखने को मिलता है और डॉक्टर से कह देता है कि अब तो बच्चा रिकवर नहीं होगा, अब हमें थेरेपी कराने की जरूरत है और ये थेरेपी के साथ ही चलेगा ऐसे। और कई बार हम ये सुनते कि रिकवर हो भी जाएगा, कई बार ये सुनते रिकवर नहीं होगा, अब ये तो ठीक ही नहीं हो सकता। बहुत जगह बुक में ऐसा लिखा भी होता है, कई बार ऑटिज्म इज नॉट क्यूरेबल, इट्स मैनेजेबल, ऐसा करके सुनने में आता होगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, जब भी आपके बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म है तो फुल्ली तरीके से नॉर्मल हो सकता है। वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चा फुल्ली तरीके से नॉर्मल हो सकता है। अगर वो क्लासिकल ऑटिज्म है तो उसको एडेप्टेशन सिखाया जा सकता है, वो भी एक नॉर्मल रूटीन जी सकता है। अब वो कैसे करना है मैं कहा वो सारे बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले और बहुत सारी मेरी वीडियो है जो जाके आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि पेरेंटिंग कैसे करनी है। आज ये नहीं बात करूंगी काम क्या करना है हमें, लेकिन पेरेंटिंग कैसे करनी है और कैसे कैसे ध्यान देना है बच्चे के ऊपर, ताकि हमारे बच्चा नॉर्मल तरीके से जी पाए और वो सारे काम कर पाए जो आप चाहते हैं कि नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करे, तो वो सारी चीजें करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब जब हमारे बच्चे में जब स्टार्टिंग लेवल पे जब हमें पता लगता है कि यार इस बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी बात नहीं समझ रहा, क्या दिक्कत है, या मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं कि मेरी बात सुने। तो ऐसे जब हम सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे, सर्च करते पता लगता है कि ऑटिज्म जैसे फीचर्स में देख पा रही हूँ या ऑटिज्म जैसे फीचर्स में देख पा रहा हूँ। जब पापा या मम्मा जब बच्चे के कंडीशन को देख रहे होते, सर्च कर रहे होते, तो वो संकेत दे रहे होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं या जो गूगल पे लिखा हुआ। तो ये जब हमें दिख रहा होता है तो हमें बहुत एक एंजाइटी सी होने लग जाती है कि फिर हम ऑटिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हम क्या पढ़ रहे होते हैं? फॉरेन की बुक, हम पढ़ रहे होते हैं अब्रॉड की बुक, हम पढ़ रहे होते हैं विदेशों की बुक, और उसमें लिखा हुआ है क्लासिकल ऑटिज्म के बारे में, ना कि वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। अगर वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में लिखा रहता तो वो पूरा डिटेलिंग करके लिखा रहता। लेकिन आज भी वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में रिसर्च चल रहा है, ऑटिज्म के बारे में रिसर्च चल रहा है। इस पे कोई भी किसी भी तरह का स्पेसिफिक कोई भी ऐसा थॉट नहीं आया जिसको हम कह दें कि ये एक्चुअल में सही कह रहा है, ये यही है। मैं भी जो कह रहा हूँ मेरी बातों को कई लोग गलत ठहराएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर हम रीजनिंग के साथ बात करें तो 100 में से 90% बातें हम सही कर रहे हैं। तो रीजनिंग के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। तो हम ये कह रहे हैं या मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जब ये पता लगता है कि जब हमारे बच्चों में ऑटिज्म है तो मैं ये करूँगा कि मैं गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करूँ, और गूगल ये कह रहा है कि आपके बच्चों को ऑटिज्म है, आप वो क्योर नहीं कर सकते। तो हमारा जो माइंडसेट है कि यार ये तो इसमें लिखा हुआ है, शायद ये सही है, लेकिन ये किसने बनाया? ये हमने बनाया, ये आपने बनाया, ये 4 लोगों ने मिलकर बनाया। जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल पे पहले वही चीज दिखाई जाती है जिसकी SEO की जा रही हो, यानी कि सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन किए जा रहे हो, जिसपे कीवर्ड रैंक करवाए जा रहे हो, जिनको आर्टिकल लिखा जा रहा हो जिसपे। अब आर्टिकल लिख कौन रहा है? मैं लिख रहा हूँ। अब मैंने लिख दिया कि मेरे बच्चे आपके ऑटिज्म बच्चा ठीक नहीं हो सकता, और शायद वो आप तक पहुंच जाए, तो आप तो एंजाइटी में आ जाएंगे और सुसाइड करने के बारे में सोचने लग जाएंगे, कुछ ऐसा सोचेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लिख कौन रहा है इसको पहले समझना है। ये लिख वही रहा है, ये कोई पब्लिशर नहीं लिख रहा है। ये आर्टिकल जो आपके गूगल पे एकदम से आ जाता है वो कोई रिसर्चर नहीं है, वो पेरेंट्स है, वो थेरेपिस्ट है, वो दुकानदार है जो अपनी चीजों को बेचना चाह रहा है। गूगल उसी को ऊपर कर रहा होता है और उसी को दिखा रहा होता है कि ये बंदा बहुत सही है, इस तरीके से काम करता है। लेकिन हमें ये समझना है, कोई कह रहा है और मैं मान जाऊं, ऐसा नहीं है। आपको रिसर्च करना है खुद के लेवल पे, आपको रिसर्च करना है, समझना है खुद के लेवल पे कि बच्चे के साथ आपको कैसे चलना है। तो मैंने ये पहले कहा कि जब भी आप अपने बच्चे को फोकस करें तो रिसर्च करते हुए फोकस करें। ऐसा ना हो कि किसी की बातें सुन ले, कहीं पे पढ़े हुए लिख के देख ले, या अब्रॉड की बुक उठा के देख ले और लिखा हुआ है उसमें ऑटिज्म नॉट क्योर। कोई अमेरिकन बंदा, कोई कोरियन बंदा, कोई फ्रांस का बंदा, कोई पेरिस का बंदा, कोई लंदन का बंदा आके हमें ये कहे कि हाँ आपका बच्चा रिकवर नहीं कर सकता, आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकता, तो मैं उसको
मैं उसको क्या गारंटी दे रहा हूँ या मैं उसको क्या अलाउ कर रहा हूँ, मैं क्यों अलाउ कर रहा हूँ कि वो मेरे बच्चे के बारे में बात करे। उन लोगों को देखते जो गोरे हैं तो हमें बिलीव होना स्टार्ट हो जाता है, हमें लगता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू इंडियन को अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि इंडियन की फिलॉसफी ऑटिज्म के बारे में बहुत अच्छी है। अगर आप गीता उठा के देखोगे, अगर आप उपनिषद उठा के देखोगे तो ऑटिज्म के बारे में ऑलरेडी पहले से कहा गया है या उस कंडीशन के बारे में पहले से कहा गया है। हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन कहाँ से आया, हमारे पतंजलि ने डिस्कवर किया। मेडिटेशन में ये होता है कि आदमी अपने ध्यान में जा रहा होता है, अपने आत्म केंद्रित हो रहा होता है। सेम ऑटिज्म है, सेम वर्चुअल ऑटिज्म है कि आदमी अपने अंदर जा रहा होता है, सेल्फ में जा रहा होता है। तो वो जो सेल्फ में जा रहा होता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि हम इंद्रियों पे कंट्रोल करना सिखाते हैं हम बच्चों को, हम सेंसरी कंट्रोल करना सिखाते हैं, सेंसस इशू को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं, सेंसरी इशू ठीक करना सिखा रहे हैं। और ये सेंसस पे बात किसने किया, पहले इंद्रियों पे बात किसने किया, हमने बात किया। फॉरेनर वालों ने बात नहीं किया, इंद्रियों पे सेंसरी के ऊपर किसने पहले बात किया, हमारे गीता में बात किया गया, हमारे रामायण में बात किया गया, हमारे वेद में बात किया गया, उपनिषद में बात किया गया। ये कोई फॉरेनर वालों ने बात नहीं किया है। तो हमें ये समझना है कि हम कोशिश ये करें कि हम दूसरों को अलाउ ना करें कि वो मेरे बच्चे के बारे में डिस्कवरी करे या मेरे बच्चे को टैग करे। देखो, हमें जब हमारे बच्चे में इशू हो रहा होता है तो आप ये समझिए कि जो वर्चुअल ऑटिज्म है, ठीक है, या क्लासिकल ऑटिज्म है, पहली बात तो इसकी कोई डायग्नोसिस नहीं है। आपको मैं फिर से बता दूं, ये कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस नहीं है कि आप इसको बोले कि यही तरीका ठीक है कि यही चीज है। 200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन होते हैं हमारे ब्रेन में और 200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन ऑटिज्म में अफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ, 200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन कंप्लीटली अफेक्ट नहीं करते कि हम ये मान जाए कि ये सारा ब्रेन इसका बच्चे का डिस्टर्ब हो गया, अब ये बच्चा नहीं रिकवर कर सकते, ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता, ये बच्चे में कोई मतलब वो चीजें नहीं कर सकता जो आप चाहते हैं। तो 200 बिलियन ऑफ अफेक्ट नहीं किया है, तो अफेक्ट क्या किया है, अफेक्ट क्या हो रहा है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, दैट्स इट, यही अफेक्शन है। अब एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन को अलाउ नहीं कर रहा है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो क्यों है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा ब्रेन। एनर्जी कहाँ लग रही है, जब कहते क्लासिकल ऑटिज्म में जब जीन की बात की जाए या एनवायरमेंटल फैक्टर, और इसमें भी कंफर्मेशन नहीं है, जीन और एनवायरमेंटल फैक्टर का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ इसी की वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, कॉज कुछ भी कॉज है, ऐसा नहीं है कि क्लासिकल ऑटिज्म की बात कर रहे हैं जब हम, तो ऐसा नहीं है कि जीन और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ऑटिज्म जिसपे कहा जाता है। तो जीन की बात जब हम उठा रहे हैं तो जीन अफेक्ट क्यों हो रहा है, क्या हमने ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा इजी करता हूँ कि मान लीजिए जीन है, अब जीन जो है समझ के चलना कि अगर एक जीन अफेक्ट कर रहा है, अगर जीन की वजह से दिक्कत हो रही है और उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे जीन अफेक्ट मतलब जीन को म्यूटेशन करने का मौका मिल रहा है, जीन को बिगड़ने का मौका मिल रहा है उस एनवायरनमेंट की वजह से, तो दूसरे बच्चों में क्यों नहीं बिगड़ रहा हो, फिर हमारे ही बच्चों में क्यों बिगड़ रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि मेरा बच्चा जैसा खाना खा रहा है कि दूसरा बच्चा नहीं खा रहा है, सेम घर में बच्चे खाना खा रहे होते हैं, सेम कंडीशन के बच्चे हो रहे होते हैं, सेम पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, दूसरे बच्चों में इफेक्ट नहीं है, एक ही सिंगल बच्चे में इफेक्ट है, तो दूसरे बच्चों में क्यों नहीं है। अगर एनवायरनमेंट जब बुक पढ़ोगे आप तो लिखा जाता है उसमें कि एनवायरनमेंट इवोक करता है, प्रोवोक करता है जीन को गड़बड़ होने के लिए। तो एनवायरनमेंट में तो मेरा दूसरा बेटा भी रहता है, 4 बच्चे और रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे बच्चे दूसरे बच्चे में जीन इफेक्ट नहीं हो रहा, मेरे एक ही बच्चे में जीन इफेक्ट क्यों हो रहा है। तीसरी बात कि सारे न्यूरॉन पे क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूरॉन पे क्यों इफेक्ट कर रहा है। जीन जो होता है सारे न्यूरॉन पे इफेक्ट 200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन पे इफेक्ट नहीं करता है, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूरॉन पे इफेक्ट कर रहा होता है, यानी समझ लीजिए कुछ एरिया में इफेक्ट कर रहा होता है। तो हमें ये समझना है कि हम ये मान के चले कि यही रिसर्च कह रही है और इसी तरीके से मेरे बच्चे में कंडीशन चल रही है और हम इसको डायग्नोसिस की तरफ लेके जा रहे हैं, मेडिसिन खिला रहे हैं, तो हम मेडिसिन खिला किसकी रहे हैं। पहली बात, हम मेडिसिन किस चीज की दे रहे हैं, जीन ठीक होने की दे रहे हैं या हम एनवायरमेंटल फैक्टर को ठीक करने की दे रहे हैं। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर जीन की वजह से दिक्कत हो तो मेडिसिन दी क्यों जा रही है, तो मेडिसिन भी गलत है आई थिंक। तो मेडिसिन को भी नहीं अलाउ करना है हमें कि मेडिसिन को खिला रहे हो और कुछ भी खिला रहे हो बस कि हाँ हम बच्चे में ठीक करेंगे चीजें। पहली बात तो कुछ गड़बड़ ऐसा हुआ नहीं जिसे आप ठीक करने वाले हैं। दूसरी बात, कोई कुछ भी कह रहा है उसकी बातों को विश्वास नहीं मानना। डायग्नोसिस इस ऑटिज्म के फील्ड में नहीं है, कुछ डायग्नोसिस की इसी बेसिस पे मैं बोलूँ कि हाँ इसी ये रीजन रहा है जिसकी वजह से बच्चे में दिक्कत चल रही है। अब
कंडीशन हमें ये समझ में आ रही है कि क्लासिकल ऑटिज्म को तो बता दिया सर कि ये सब चीजें हैं, लेकिन कई बार वर्चुअल ऑटिज्म भी कहा जाता है। वर्चुअल ऑटिज्म कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। हमने देखा कि मोबाइल से ऑटिज्म वाले फीचर्स दिख रहे हैं तो हमने बोल दिया वर्चुअल ऑटिज्म है। वर्चुअल ऑटिज्म कोई वर्ड नहीं है कि हाँ इस पर रिसर्च हुई है। 2012 से 2011 से मान के चलिए, जब चीजें दिख रही थी, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल जब आना स्टार्ट हुए तो बच्चे मोबाइल देखना स्टार्ट किए और उसके बाद से एकदम से फ्लो बना वर्चुअल ऑटिज्म। और उस टाइम से ही रिसर्च हुआ, 2016 या 17 में रिसर्च होना स्टार्ट हुआ वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में कि क्या होता है वर्चुअल ऑटिज्म। तो उसके बारे में जब रिसर्च होना स्टार्ट हुआ तो समझ के चलना चाहिए कि अगर कोई डायग्नोसिस कर रहा है कि बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म है और ऑटिज्म समझ के हम उस पर सोच रहे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं मानना। वर्चुअल ऑटिज्म सिंपल सा ये है कि आपके बच्चे में मोबाइल की वजह से इशू देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोबाइल बहुत ज्यादा देखा, उसकी जब बच्चा ग्रो कर रहा था तो उसकी एक मेमोरी बन गई। जब बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल देखता है ना, मूवमेंट देखता है, कलर देखता है, तो उसी तरह का एक मेमोरी बन जाता है उसका ब्रेन का। और जब भी वो सोसाइटी में जाता है, क्योंकि बच्चा जब मोबाइल देख रहा होता है तो प्ले नहीं करता, सोशलाइजेशन में नहीं जाता, कम्युनिकेट नहीं करता किसी से, ग्रोस मोटर का यूज नहीं करता, तो बाकी के जो स्किल सेट होते हैं ब्रेन में ना वो डाउन हो जाते हैं। और वो जो मेमोरी जो जिसकी बनी है बच्चे की, वो इतना ज्यादा आगे आ जाती है कि उसी मेमोरी का बार बार यूज करता है, यानी मोबाइल टीवी का एक्सपोजर का यूज कर रहा होता है। और वही हमें इशू दिख रहा होता है, हर जगह उसी चीज का बच्चा यूज करता है। पानी गिरते हुए देखना बहुत पसंद करेगा, लाइट देखना हुआ बहुत पसंद करेगा, लाइन से लगाना बहुत पसंद करेगा, जंपिंग करना बहुत पसंद करेगा, थ्रोइंग करना बहुत पसंद करेगा, भागना बहुत पसंद करेगा, स्विमिंग करना बहुत पसंद करेगा बच्चा, मूवमेंट लेना, किसी भी तरह का मूवमेंट लेना पसंद करेगा, व्हील देखना पसंद करेगा, कार के व्हील देखना पसंद करेगा। क्योंकि मूवमेंट लिया, क्योंकि जो मोबाइल देख रहा होता है ना बच्चा, तो इतना एनालिसिस नहीं कर रहा होता, बस देख रहा होता है। अब आप इसको समझो कि वर्चुअल ऑटिज्म की जब हम बात करें कि जब बच्चा स्टार्ट करता है ना मोबाइल देखना, उससे पहले के पीछे का सिनारियो देखो कि क्या मेरा बच्चा पहले जब मोबाइल नहीं देख रहा तो क्या वैसे ही था? क्या मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता था? क्या मेरा बच्चा सुनता नहीं था मेरी बात? क्या मेरा बच्चा इंटरेक्शन नहीं करता था? करता होगा। फिर जब मोबाइल देखना स्टार्ट किया तो डेट्रियोट होता चला गया, चीजें बिगड़ती चली गई। फिर जब मोबाइल हटाया तो कुछ रिजल्ट देखने को मिला, बहुत फास्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं जब मोबाइल हटाया जाता है, कुछ अच्छा देखने को मिलता है। तो मोबाइल ही कॉज है, तो हम मोबाइल को ऐसा तो नहीं कि हम हटा सकते हैं, मोबाइल को ऐसा तो नहीं कि हम थ्रो कर सकते हैं और वो जिंदगी भर चलने वाला। फिर हम कहते हैं कि एक बच्चे में तो मोबाइल देख रहा था, उस बच्चे में तो कंडीशन नहीं हुआ, दूसरे बच्चे में कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया गया कि अगर एक बच्चा मोबाइल देख रहा है और वो सेम पैटर्न देख रहा है तो उसके अंदर वर्चुअल ऑटिज्म वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन एक बच्चा मोबाइल देखता है और डिफरेंट चीजें देखता है तो उसके अंदर वो इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भी बच्चा हो, अगर वो कंटिन्यूटी के साथ कुछ चीजें देख रहा है ना, कुछ भी देख रहा हो, उसके अंदर वो इशू देखने को मिलेगा। यानी कि देखो, कई दो तरह के बच्चे होते हैं, वो भी मोबाइल देख रहा है, वो भी मोबाइल देख रहा है, वो भी कंटिन्यूशन में देख रहा है, वो भी कंटिन्यूशन में देख रहा है, वो अलग अलग चीजें देख रहा है, वो सेम चीजें देख रहा है। तो जो सेम चीजें देख रहा है ना, उसके अंदर कंडीशन ज्यादा वर्ष देखने को मिलेगी। जो अलग अलग देख रहा है उसके अंदर भी कंडीशन देखने को मिलेगी, लेकिन कम देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस ब्रेन में इतना, उसके मेमोरी में इतनी सारी चीजें नहीं गई, बहुत सारी चीजें गई जिसका वो सोसाइटी में जाके यूज कर सकता है। लेकिन आपका बच्चा अगर आलू का चालू बेटा बस सुना है, या जोनी जोनी यस पापा सुना है, या काउंटिंग देखा है, नंबर देखा, तो वही चीज बच्चा सोसाइटी में जाके यूज करेगा, क्योंकि मेमोरी उसी चीज की बच्चे के पास। और फिर हमें लगता है कि हाँ मेरे बच्चे में इशू चल रहा है, या मेरे बच्चा अब ठीक नहीं हो सकता, मेरा बच्चा तो ऐसे ही रहेगा। ऐसा कैसे रहेगा? सबकॉन्शियस ब्रेन ये कहता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लेंगे ना तो दिमाग में जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि हमारे पास कितने सारे स्किल्स होते हैं, कितने सारे स्किल्स होते हैं, हम सब स्किल्स पे अगर हम काम करने चले तो मेरे बच्चे का एक मेमोरी बनेगा, और शायद वो मोबाइल टीवी वाला जो मेमोरी है वो कम हो जाए और फिर हमारा बच्चा स्किल्स बेस्ड वाला मेमोरी का यूज करे। जब हम उसको एक्सपोजर देते हैं या थेरेपी कराते हैं, तो जब बहुत सारे स्किल्स पे काम करते हैं तो एकदम से इवॉक होते हैं सारे स्किल्स और बच्चा रिकवर की तरफ जा रहा होता है। और ऑटिज्म समझ के हम उसको ये सोचा, और या ऑटिज्म में भी है, अगर आप बात करोगे तो ऑटिज्म में भी आपका बच्चा फुली तरीके से रिकवरी की तरफ जा सकता है। कैसे जाता है? जब हम ये कहते हैं कि जीन इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए जीन इफेक्ट कर रहा है, वैसे तो कोई कॉज तो पता नहीं है, लेकिन जीन में कुछ गड़बड़ आ रही होती है जब हम रिसर्च बेस्ड पे देखते हैं, या जब हम ऐसे कोई टेस्ट करा रहे होते हैं, वो होते हैं बहुत सारे टेस्ट होते हैं, CH4, 5, 6 ऐसे करके कुछ टेस्ट होते हैं, 2-3 टेस्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो होता ये है कि जब हम उस टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो जीन इफेक्ट दिखा रहा होता है। अब आप ये सोचिए, कुछ पर्टिकुलर जीन है जो कि सोशल स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अब वो सोशल स्किल्स यूज नहीं हो पा रहा, लेकिन प्ले स्किल तो यूज हो रहा है, लेकिन ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स तो यूज हो रहा है, इमेजिनेशन तो यूज हो रहा है, कमांड फॉलोइंग तो यूज हो रहा है। तो बहुत सारे स्किल्स है, जैसे ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स, तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स, प्ले स्किल्स, बाकी सारे एरिया के तो स्किल्स यूज हो रहे हैं ना, वो सोशल स्किल्स का एरिया बस इफेक्ट हो रहा है। धीरे धीरे करके देखा जाता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो बाकी के एरिया भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जीन एक दूसरे को जीन को दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन भेजना बंद करने लग जाता है। मान लीजिए एक तार है बहुत लंबी और बीच में एक तार कटी हुई है, एक तार दूसरे तार को
इन्फॉर्मेशन भेजता है, भले तार कटी हुई है लेकिन जैसा भी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है दूसरे तार को भेज रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, लास्ट में जब जाओगे ना तो तार को इन्फॉर्मेशन आई नहीं रही होती। क्यों? क्योंकि तार बीच में कटा हुआ है, थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है। तो यही जीन इफेक्ट कर रहा होता है कि जब न्यूरॉन एक न्यूरॉन से जुड़े हुए होते हैं तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन भेजने में टाइम लगाता है, क्योंकि जीन उसका जो डीएनए है, जो न्यूरॉन का जो डीएनए है वो प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता है। मेरी बातें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा और ईजी कर दूं मैं आपके लिए। तो मैंने ये कहा कि आपको घबराना नहीं है, आपको सोचना ज़्यादा नहीं, आपको स्किल बेस्ड काम करना है, चाहे आपका क्लासिकल बच्चा हो, ऑटिज्म का बच्चा हो या वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चा हो। स्किल बेस्ड काम करेंगे तो फुली तरीके से रिकवर की तरफ जा सकता है बच्चा। अब मेरी बात और सुनिए कि जब हम ये बात करते हैं, जब हमारी एंजाइटी बढ़ रही होती है कि हमारे बच्चे में दिक्कत चल रही है, हमारा बच्चा चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रहा, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, तो होता ये है हम ये बस मान लेते हैं कि बुक में लिखा है कि इस तरीके से काम करो और ये चीज़ें हो जाएगी। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे जो बच्चों में दिक्कत देखने को मिली है। बुक में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, बुक में बहुत सारी चीज़ें देख भी रहे होते हैं। अब किसी बुक में लिखा है कि बस सेंसरी पे काम करो, किसी बुक में लिखा है कि स्किल्स पे काम करो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक में लिखा है कि सेंसरी पे काम करो। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि सेंसरी कंट्रोल करना है, सेंसरी पे काम करना है, सेंसरी इशू को खत्म करना है, कई पेरेंट्स बोलते हैं कि सेंसरी इशू खत्म नहीं होता, समझिएगा कहाँ से, बच्चा अंडरस्टैंडिंग का यूज कैसे करेगा। मैं ये कहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग का यूज नहीं होगा तो सेंसरी अच्छे से काम नहीं करेगा। कैसे काम नहीं करेगा? मान लीजिए कि आप किसी चीज को टच करते, कितनी देर टच करेंगे, ठीक है? आप किसी सामान को उठा कर रखते, कितनी देर उठा कर रखेंगे? उसका कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि कब तक बोला गया है, कौन बोला है, कहाँ बोला है, किस लिए बोला है, कब तक मुझे करना है। लेकिन आप मान लीजिए कि सेंसरी पे काम कर रहे हैं और उसको सेंस ही नहीं दे रहे कि कब तक वो किसी काम को करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, तो उसका बच्चा सेंस नहीं लेगा, वो तो करता चला जाएगा। तो रीजनिंग अच्छी से होनी जरूरी है। जब किसी सेंसरी को कंट्रोल करना है तो समझ के करना है। गीता में लिखा है कि जब इंद्रिय कंट्रोल करना है तो बुद्धि के साथ करना है, ना कि पैसिवली ब्रशिंग और जॉइंट कंप्रेशन और कैच एंड थ्रो और स्विंग पे बैठा के करना है। ये सब करना होता है, मैं मानता हूँ कि करना होता है, लेकिन उसका भी लेवल होता है। वो लेवल को क्रॉस करते हुए चलेंगे, जिंदगी भर वही नहीं कराते। मैंने देखा 2-2 साल 3-3 साल सेम पैटर्न में काम चल रहा होता है, बच्चा रिकवरी की तरफ नहीं जा रहा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब पेरेंटिंग की बात आती है कि पेरेंटिंग करना कैसे है, पेरेंटिंग करना है आपको समझ के, किसी की बातों पे विश्वास नहीं रखना है, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, आपको खुद अप्लाई करना होता है सारी चीज। चल कैसे रही है, थेरेपिस्ट कौन सा है रखने वाले हो आप, थेरेपिस्ट से कैसे बात कर रहे हो, आप खुद कितना मेहनत करो, आपको डबल मेहनत करना है थेरेपिस्ट से। थेरेपिस्ट 100% कर रहा है तो आपको 200% करना है। अगर आपने ये सोचा कि मैं कुछ काम करूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसे लगा दूंगी, पैसे लगाएंगे तो बच्चा रिकवर कर जाएगा। देखो किसी बच्चे को अगर स्विमिंग सिखाना और पैसा दे दो और इसके साथ हेल्पर ना लगाओ या उसको टीचर ना लगाओ उसके साथ, तो क्या बच्चा सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा, आप कितना ही पैसा खर्च क्यों ना कर लो। लेकिन अगर हम बच्चे की बात करते, कुछ लर्निंग की बात करते, कुछ सिखाने की बात करते, तो हम ये सोचते कि पैसा खर्च करेंगे और बात बन जाएगी। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कितने भी अमाउंट को खर्च करें, लेकिन हमें समझ के खर्च करना है। हम ये ना सोचे कि पैसा खर्च करने से ब्रेन में इजाफा हो जाता है, ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग में ग्रोथ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं हो। दूसरी बात ये कि आपका बच्चा आपको समझ में आ रहा है, दूसरे लोगों को समझ में नहीं आ सकता। पहली मेरी बात मेरे को फिर से समझना, कई बार हम सोसाइटी को लेके बहुत इशू में आ रहे होते हैं कि अगर मेरा बच्चा रिकवर नहीं करेगा तो सोसाइटी क्या कहेगी, मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक से काम नहीं करेगा तो सोसाइटी क्या कहेगी, अरे 4 लोग देखेंगे तो सोसाइटी क्या कहेगी, अरे बाहर निकालूंगा तो सोसाइटी क्या कहेगी, अब बच्चा ऐसा बिहेव करेगा तो सोसाइटी क्या कहेगी। तो ये सब चीज़ें हमें नोटिस करने को मिलती है। हम लोग इस सब चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करते। देखिए आपका बच्चा है, आप इसको समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपको पता है ये मेरा बच्चा कैसे समझता है। देखो हर बच्चा डिफरेंट होता है, कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। सरकारी स्कूल के बच्चों को अगर आप नालायक कह दो, बोलोगे इसके अंदर कंडीशन है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो एक एनवायरनमेंट में सरकारी स्कूल के बच्चे को रख दो, एक एनवायरनमेंट में प्राइवेट स्कूल के बच्चे को रख दो। प्राइवेट स्कूल के वाले बच्चे का एक हायर लेवल के एनवायरनमेंट में रखोगे तो वो भी आपको एबनॉर्मल लगने लग जाएगा, और सरकारी स्कूल वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में रखोगे तो वो भी एबनॉर्मल लगने लग जाएगा, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ही नहीं मिला। अगर किसी भी बच्चों को एनवायरनमेंट मिले तो वो हर चीज अडॉप्ट कर सकता है, हर चीज सीख सकता है। लेकिन हमारा एनवायरनमेंट है ना, ऐसे बच्चों से भागना चाहता है, ऐसे बच्चों से दूरियां बनाना चाहता है वो। अब आप ये सोचिए कि जब हम एनवायरनमेंट ही उसको ऐसा नहीं देंगे, जिस बच्चे को दिक्कत चल रही है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम इन्हें एनवायरनमेंट ऐसा दे कि वहाँ से समझ में नहीं आ रहा किसी को चीज़ है तो वहाँ से हटा ही लो भाई, समझ में नहीं आएगा इसके। अब
जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज़ दिया, हाथ में रखा, मैंने बोला इसको समझो, और आप 1 मिनट के बाद हटा लिया, तो आप उसको समझ पाएंगे कभी? नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चे के साथ भी एनवायरनमेंट ऐसी कर रहा है, सोसाइटी ऐसे ही कर रही है कि जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो वहाँ से बच्चे हट जाते हैं। कोई समझ में नहीं आ रहा, टीचर छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आ रहा, पेरेंट्स छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आ रहा, थेरेपिस्ट छोड़ देते हैं। तो बच्चे कैसे समझेगा? उसके सामने रखना पड़ेगा, उसके सामने थोड़ा सा उसको हेल्प करना पड़ेगा उसको, ताकि वो समझने की कोशिश करे। कोशिश कर जाए शायद पूरा समझ जाए, कोशिश करने पे शायद पूरा समझ जाए, कोशिश करने पे शायद ना भी समझ रहा हो, लेकिन तरीके चेंज करोगे तो शायद समझ जाए। तो जब हमारे पास होप है तो हम उस होप का क्यों यूज नहीं कर रहे? हम क्यों एकदम से मान लेते हैं कि नहीं अब बच्चे में कुछ हो ही नहीं सकता? जब हम सोसाइटी को ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चों में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि हम नॉर्मल लोगों के बीच में रहे, हम ऐसे लोगों के बीच में रहे जो हमसे तेज हो। लेकिन जो उनसे तेज है वो सोचते कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहे जो हमसे तेज हो। इसी तरीके से सोसाइटी एक है ना दायरा खोजने लग जाती है, एक ग्रुप खोजने लगता है, और जिंदगी भर ग्रुप खोजता है ऐसा। और इसी ग्रुप के खोजने के चक्कर में आदमी कितने गलत काम करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी के पास आज 10,000 का जॉब है, तो ये ऐसा ग्रुप खोजेगा जहाँ पे 20,000 का जॉब लगा हो, जहाँ पे 20,000 की इनकम मिल सके। किसी के पास एक नॉर्मल कार है तो वो सोचेगा और अच्छी कार वाले के पास ग्रुप में बैठूं मैं, ताकि मेरा एक स्टैंडर्ड बने। और वो जो उसका ग्रुप वाले लोग है, वो अच्छे कार वाले का जो ग्रुप है वो सोचेगा और अच्छे कार वाले के साथ में रहो। तो धीरे धीरे होता क्या है कि हर आदमी अपने से ऊपर की तरफ जाना चाहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम खोजते रह जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो और कोई नहीं होता हमारे साथ, और हमें लगता है कि हमारे आगे पीछे तो बहुत लोग थे, वो कोई नहीं होता। तो यही सोसाइटी है। सोसाइटी के ऊपर ध्यान देंगे तो हम अपने बच्चे के नुकसान कर चुके होंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर हम ये देख रहे हैं कि मैं पार्क लेके जा रही हूँ, बच्चा मेरा खेल नहीं रहा, तो सोसाइटी कह रही है मेरे बच्चे के साथ कोई खेल नहीं रहा, तो क्या करें हम, या हम क्या करें, हम कहाँ लेके जाए बच्चे को, कैसे एक्सपोजर दे। बातें तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, वो कैसे सिखाए, वो उसको सिखाने के लिए क्या क्या करे, हमारे पास तो कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। देखिए हर चीज़ का अल्टरनेटिव है। अगर हमसे बात करेंगे ना सोशल स्किल्स सिखाने के बारे में, तो हम बहुत तरीके के सोशल स्किल्स के तरीके से काम करते हैं। भले आप अकेले क्यों ना रह रहे हो, आप ओनली सिंगल मदर हो ना, तो भी हम सोशल स्किल्स सिखा सकते हैं बच्चों को। कैसे सिखा सकते हैं उसको बहुत सारे तरीके हैं, हम कभी बात कर सकते हैं इस बारे में, या मेरा सोशल स्किल्स वाला वीडियो देख सकते हैं आप, जिस सोशल स्किल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए कि उन सब चीज़ों को समझिए जो मैंने आपको समझाया हुआ है, और सोशल स्किल्स के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो अप होगा आपका बच्चा। सोसाइटी को समझना क्यों होता है? क्योंकि हम राइट रॉन्ग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सोसाइटी मेरे क्या बुरा करने वाली, मेरे लिए क्या अच्छा करने वाली है, या मैं सोसाइटी के लिए क्या अच्छा करने वाला हूँ, मैं क्या बुरा करने वाला हूँ। जब हम इस तरीके से समझते तभी सोसाइटी को समझने की नीड होती है, अदरवाइज समझने की नीड ना हो। तो आप ये मत टेंशन लीजिए कि सोसाइटी क्या कहने वाली, आप ये टेंशन लीजिए कि आपका बच्चा सोसाइटी 4 लोगों के बीच में जाना चाहिए, भले आपके बच्चे को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। हाँ, ये मान सकते हो कि 100 में से वो 20% बच्चे उसके साथ नहीं खेले, लेकिन 80% बच्चे खेलेंगे, क्योंकि 80% बच्चों लोगों को आपका बच्चा समझ में नहीं आ रहा होगा। अब जिसको 20% लोगों को समझ में आता है तो वो आपके बच्चों को इधर से उधर हटाने लगा, अपने बच्चों को हटा देते हैं या खुद भी हट जाते हैं। उनको लगता है कि कोई आजकल तो चल भी रहा है, ऑरा आ रहा है, इसका नेगेटिव एनर्जी है, इस बच्चे में नेगेटिव एनर्जी मेरे बच्चे में चल जाएगी तो बच्चा अच्छा नहीं होगा, या मेरा बच्चा डिसेबल है, या दूसरे बच्चे मेरा बच्चा अच्छा है तो दूसरे डिसेबल बच्चे को देख के कुछ गलत सीख जाएगा, वो भागने लग जाएगा, उसी तरीके से बिहेव करने लग जाएगा, इसके साथ मत खिलवाओ उसको। ये सब बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये समझना है कि अगर आपके बच्चे में कोई दिक्कत चल रही है तो आप उसको एक्सपोजर देने के लिए रेडी रहिए। आप उसे पार्क लेके जाइए, आप शादी ब्याह में लेके जाइए, आप उसको मॉल में लेके जाइए, आप उसको हर जगह लेके जाइए जहाँ पे लेके आप जा सकते हो। अगर आप लेके नहीं गए हैं और आप सोचे कि वहाँ पर जाके बच्चा अच्छे से बिहेव करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि मैं अलग से चीज़ें मैं कराऊंगी या मैं ऐसा सिखा देती हूँ कि वहाँ जाकर नॉर्मल बिहेव करें। देखो, अगर बाइसेप्स का मसल्स बनाओगे तो बाइसेप्स बनेगा, थाई का मसल्स नहीं बनेगा। अगर मॉल का कॉन्सेप्ट दोगे तो मॉल सीखेगा बच्चा, मॉल का कॉन्सेप्ट सीखेगा, शादी ब्याह का कॉन्सेप्ट नहीं सीखेगा, वो मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं सीखेगा कि मैरिज की सेरेमनी में कैसे बिहेव करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ता है कि हर जगह का एक्सपोजर दो बच्चों को, हर जगह लेके जाओ। भले थोड़ा सा बिहेव कर रहा हो, लेकिन आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस रखो।
और कोशिश करो कि उसको नॉर्मल के तरीके से बिहेव कराने कि हाँ बच्चा थोड़ा जिद्दी है, ठीक है, बच्चा थोड़ा इंजॉय करना चाह रहा है, बच्चा थोड़ा जिद कर रहा है, बच्चा थोड़ा जाना चाहता है। इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करो कि झूठ बोल के कुछ बोल के बस इंगेज कर दो अपने बच्चों को। जब वो इंगेजमेंट आएगा, वो लर्निंग दे रहे होगे आप उस टाइम जोन में, तो बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। मैंने कई पेरेंट्स देखे हैं ऐसे स्कूल में भेज देंगे कि जहाँ पे कोई देखे ना, आसपास का पड़ोस का बंदा देखे ना, रिश्तेदार ना देखे, ऐसी जगह भेज देंगे बच्चों को, या ऐसी जगह भेज देंगे, या ऐसी जगह रहने चले जाएंगे जहाँ पे किसी की नजर ना पड़े, या ऐसी जगह घर में बांध के रखने लग जाएंगे जंजीर से बांध के। तो ऐसे कई पेरेंट्स तो मेरे ऐसे जो जंजीर से बांध के रखते थे, कई पेरेंट्स ऐसे जो चुन्नी से बांध के रख देते थे, घर में बाहर ना निकले, बाहर निकलेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, घर में बाहर जाएगा तो मतलब क्या कहेंगे कि हाँ इस पर ध्यान नहीं दिया गया, या ऐसी जगह पे मार के बैठा दे, नींद की टैबलेट दे देते थे पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स ने नींद की टैबलेट दे के बच्चों को सुला दिया कि हाँ मीटिंग होने वाली है तो सुला दो अभी से, नहीं तो बच्चा जिद करेगा। अच्छा कहीं हम जा रहे हैं, बच्चा कार से ना कूद जाए, चलो उसको इंजेक्शन दे देते, सुला देते, जब जगेगा तो फिर इसके बाद खेलेगा। ऐसे टॉर्चर मैंने देखे कि आप देखो सुनोगे तो आंख से आंसू आ जाते कि ऐसे टॉर्चर भी ऐसे पेरेंट्स भी जो टॉर्चर देने के लिए रेडी रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप फोकस करो अपने बच्चे के ऊपर और उसके नॉर्मल पैटर्न के ऊपर, नॉर्मल बिहेवियर के ऊपर, ना कि एक बिहेवियर से उसके पूरे लाइफ को जज कर लो कि अब ये ऐसे ही रहने वाला है। कुछ बिहेवियर होते हैं जो बच्चे के टॉलरेट नहीं कर पाते पेरेंट्स, जैसे हम कहते हैं स्टिमिंग बिहेवियर कर रहा है, या पार्क में जा रहा है, या बर्थडे में जा रहा है किसी के, तो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, रो रहा है, एक्सेसिव क्राई कर रहा है, एक्सेसिव लाफिंग कर रहा है, बिना बात के हंस रहा है। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें बहुत पेनफुल होती है कि बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन सोचो कि अगर एकदम से लेके गए और उसी सिचुएशन की वजह से हंस रहा है तो क्या करोगे आप? 4-5 बार लेके जाओगे, क्या पता बच्चा सही से बिहेव करने लग जाए, हो सकता है। दूसरी बात कि थेरेपी भी सही से दे रहे हो और ये सब जो इशू है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया आपने कि हाँ ये इशू चल रहा है, तो शायद अच्छे से काम कर पाओ। और किसी पेरेंट्स को ये रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं होता कि बच्चे में ये भी दिक्कत चल रही थी, और जब एकदम से लेके जाते तो दिक्कत देखने को मिलती है, फिर पेरेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ना सिनारियो बहुत अलग है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आपको ये फील हो सकता है कि हाँ बच्चे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और कैसे आपको रिकवर करना है। कहीं भी एक होप मिल जाएगा ना आपको कि हाँ यहाँ से बच्चे में दिक्कत मतलब ठीक हो सकती है, वहीं पे जाइए आप, ठीक है। और आपको लगे कि वहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही है, आपको पता लग रहा है कि हाँ ये बंदा सही है, या ये पर्सन सही है, इस पर्सन से मेरे बच्चे में रिकवरी हो सकती है, ये पर्सन मेरा बच्चे का सही रिजल्ट दे सकता है, उनको पकड़िए, उनके साथ काम कीजिए, खुद मेहनत कीजिए, इतना एफर्ट लगाइए कि किसी की जरूरत ही ना पड़े, उस बंदे की भी जरूरत ना पड़े जो आपके साथ अच्छा काम कर रहा है।